हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कई सारी बुक्स के मल्टीपल जो एग्जाम्स होते हैं और उनका कलेक्शन किया गया है कई सारी बुक्स का। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 38 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे की आज हम लोग बातचीत करेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है। तरीका वही है कि आपको क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है बेटा। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन आप वीडियो का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए देखिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम बेटा एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने वेन डायग्राम को सॉल्व करते समय एक फार्मूला पढ़ा होगा इस तरह से, एन ए यूनियन बी। अगर हम बात करें इसको निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या बेटा, एन ए प्लस एन बी माइनस क्या पढ़ा होगा, एन ए इंटरसेक्शन क्या बेटा बी। इस बात का क्या मतलब है हम आपको बताते हैं। ये सब रटना नहीं, आपको समझना है केवल। अभी आप पहली बार, इस वजह से सारी बातें करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि अगर हम इस तरह की बात करें तो ये क्या शो करता है। देखिए, ये जो चीज होती है यानी कि यूनियन जहां पर लगा होता है, जब हम वेन डायग्राम इस तरह से बना रहे होते हैं बेटा, जब हम इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं या कोई भी चीज, तो यहाँ पर एक बात गौर करिएगा कि जब हम इस तरह से वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये जो पोर्शन होता है इसकी अगर हम बात करें, ये जो पूरा भाग होता है ये उस भाग को शो करता है कि जिन्होंने की क्या कुछ ना कुछ क्या है लिया हो या कोई ना कोई काम किया हो। जैसे कि आपके क्वेश्चन में जीव विज्ञान और गणित की बात कर रहा है, बायोलॉजी एंड मैथ की बात कर रहा है, तो ये बायोलॉजी और मैथ के पोर्शन को शो करेगा। यानी कि इस पर इतने भाग पर वो लोग आएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ तो लिया होगा, चाहे वो उन्होंने केवल बायो लिया हो या केवल मैथ लिया हो या फिर बायो और मैथ यानी कि जीव विज्ञान और गणित दोनों लिया हो। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर उन्होंने दोनों लिया है तो ये इस बात को शो करेगा। इसी को पूरे को हम बोल देते हैं एन ए यूनियन क्या बी। ए यूनियन बी मतलब अब यहाँ पर बायो और गणित है तो यानी कि क्या आप ये कह सकते हैं कि गणित और जीव विज्ञान में से कोई ना कोई एक तो आप उसने लिया है कम से कम। यही बात आपसे कह रहा था उसने। इस बात को अगर आप गौर कर रहे होंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय तो लिया ही है। ठीक है, तो इस बात को शो करेगा कौन, एन ए यूनियन बी, यानी कि 100% सभी विद्यार्थियों ने कुछ ना कुछ लिया है। तो कुछ ना कुछ लिया है तो कितने विद्यार्थियों ने, प्रत्येक विद्यार्थी ने, तो ये क्या होगा बेटा 100% यानी 100% के मान को शो करेगा। यानी कि ये किसका मान हो जाएगा बेटा 100 बराबर के। Na क्या होता है बेटा, Na होता है, जैसे कि हम इस भाग की अगर बात कर रहे हैं, ये पूरा भाग यानी बायो वाली की बात करें, जीव विज्ञान की, तो जिन्होंने क्या किया हो, जीव विज्ञान लिया हो, जिन्होंने क्या किया हो बेटा, जीव विज्ञान लिया हो। अब यहां पर देखिएगा एक बात और समझने वाली है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केवल जीव विज्ञान लिया हो। अगर केवल जीव विज्ञान की बात होगी बेटा तो वो इस वाले भाग को केवल शो करेगा। ठीक है, केवल इस वाले भाग को शो करेगा। जबकि यहां पर क्या कह रहे हैं कि 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया है तो ये जीव विज्ञान को शो करेगा ए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 72 प्लस अगर हम बात करें एनबी की, यानी कि जिन्होंने क्या लिया हो, मैथ लिया हो, गणित लिया हो जिन्होंने, तो गणित कितने लोगों ने लिया है बेटा 44% लोगों ने तो क्या किया है, गणित लिया। ठीक है, माइनस का हम क्या करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ये बात हम क्यों कर रहे होते हैं बेटा एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जब हमने जीव विज्ञान लिया तो इसमें से उन लोगों को भी हमने लिया था जिन्होंने की गणित भी लिया था। ठीक है, और जब हमने गणित वालों को लिया, या यहाँ पर तो अगर हम बात करें गणित वालों को जब हमने लिया तो उस समय हमने क्या किया, उन लोगों को भी ले लिया था जिन्होंने की क्या, बायो लिया था। यानी कि हमने ऐसे लोगों को 2 बार काउंट कर लिया था, तो हमें एक बार ऐसे लोगों को यानी कि कॉमन वाली चीज को हमने 2 बार ले लिया। उभयनिष्ठ वाली चीज को हमने क्या किया बेटा, जीव विज्ञान के साथ भी ले लिया
और गणित के भी साथ ले लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार उसे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये क्या है, कॉमन वाला पोर्शन शो करता है। अब हमें कॉमन वाला पोर्शन कितना है, यानी उभयनिष्ठ कितना है हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि नहीं क्या है, 40 विद्यार्थी हैं। अब एक छोटी सी गलती यहाँ पर हो सकती है क्या बेटा, अगर आपने यहाँ पर माइनस का क्या कर दिया, 40 कर दिया, तो भी आपका आंसर गलत हो सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये बात समझिए। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये कॉमन वाला पोर्शन है, उभयनिष्ठ वाला पोर्शन, जिन्होंने की क्या है, बोथ, यानी कि दोनों लिया हो, जिन्होंने की क्या हो, क्या किया हो बेटा, दोनों लिया हो। ठीक है, ये उस बात को शो करता है। और ये क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थी हैं, जबकि ये प्रतिशत में चीज लिखी हुई है, 72% है, 44% है, 100%, यानी कि 100% है, जबकि ये प्रतिशत में नहीं है, ये वास्तविक मान है। तो हम इसको इनमें से घटा या जोड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बस हम इसे सॉल्व कर लें, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11 या 4 2 6 हो जाएगा, और 7 4 11 यानी कि 116 बराबर, इधर आपका कितना है बेटा, 100 बराबर, माइनस तो ये कॉमन वाला पोर्शन यानी कि बोथ, यानी कि जो दोनों लिया। इस बात को आप लिखे या नहीं लिखे, मैं आपको समझाने के लिए केवल ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि बोथ यानी कि जिन्होंने दोनों विषय लिया हो उसका मान कितना आएगा, 16%, क्योंकि बेटा ये सब प्रतिशत में हम लेकर के चल रहे थे। ठीक है, ये सब प्रतिशत में लेकर गया, तो बोथ यानी कि जिन्होंने दोनों विषय लिए हों वो लोग हैं कितने, 16%। जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी हैं, तो बस ये 16% किसके बराबर है, 40। या इसी बात को हमने लिखना आपको बताया कि ये बेटा 40 किसका मान है बेटा, 16% का। आपको कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी, 100%, यानी कि कितना, 100 का मान आपको बताना है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16 और ये कितना आ जाएगा, 25, 4 से कट करेंगे, 4 से इसे कट करेंगे तो बेटा 10 आएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 250, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में जो होगी वो कितनी होगी बेटा, 250। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी। देखिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँ, केवल सॉल्व कर देना हमारा उद्देश्य नहीं रहेगा। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको जो है क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन बताया जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके, नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए प्लीज सभी लोग। आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपने ट्राई किया होगा। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, 90 तथा 80 था। ये प्रतिशत है बेटा, 100%, 90% तथा 80, वो बात पहले लिख रहा है। तदनुसार कह रहा है उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना होगा। अभी देखिए उसने क्या किया, प्रत्येक समूह का उत्तीर्णता प्रतिशत क्या किया है, अलग अलग बताया है। आपसे बस पूछना यह चाह रहा है कि आप क्या कर दें, हमें सभी छात्रों को मिला करके उत्तीर्णता प्रतिशत बता दें। आसान सी बात है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कह रहे कि अगर पहले समूह में बेटा 40 छात्र थे, अगर आप गौर कर पा रहे होंगे, पहले समूह में कितने छात्र हैं बेटा, 40 छात्र हैं, जिसका कि उत्तीर्णता प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो कितना है, 100%, मतलब सभी के सभी लोग क्या हो गए बेटा, पास हो गए। तो यानी कि 40 अगर पहले समूह में थे तो फिर 40 के 40 लोग क्या हो गए, पास हो गए। हम सीधे पास वालों को लिखे दे रहे, क्योंकि पास का ही हमें प्रतिशत बताना है। फिर आपसे कह रहे हैं 90%, दूसरे समूह से 90%, तो 50 का आप क्या करें, 90%, तो कितना हो जाएगा बेटा, 45, यानी दूसरे समूह से जो लोग पास हुए कितने हैं, 45 हैं। इसके बाद आपसे कह रहे हैं तीसरे समूह से 80%, तो 60 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 48, यानी कि 48। बात समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, इतने लोग टोटल अगर देखा जाए तो इतने लोग क्या हुए हैं बेटा, पास हुए हैं। अब इनका टोटल कुल छात्रों से प्रतिशत बताना है कि कुल छात्र कितने पास हुए, यानी कि कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। तो कुल छात्र थे कितने बेटा, अगर आप सॉल्व करेंगे कितना, 150, यानी टोटल तीनों समूह के छात्रों को मिला दिया जाए तो टोटल छात्र थे कितने बेटा, 150। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बताइए कि कितना हो जाएगा, या 120 और 8 5 13, 120 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, 133। अपान में क्या है बेटा, 150 और मल्टीप्लाई बाई 100,
ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10। ये आ जाएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2। अब 5 में कितना आ जाएगा 3, 3 से भाग देंगे, 8 बार भाग जाएगा तो रेट 24, फिर 8 बार भाग जाएगा और कितना आ जाएगा 88 से ही 2 बटे क्या 3%। 88 से ही 2 बटे 3, यानी कि ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ट्राई करिएगा प्लीज सभी लोग। ठीक है, प्लीज वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करने लगा करें क्वेश्चन को, देन सॉल्यूशन आप देखें। देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर कुछ बातें आप समझिएगा। ठीक है, अब बेसिक है वही सारी बातें, अगर आपको क्लियर है तो सारी बातें अच्छे से आ जाएंगी। अगर मैं कहूँ कि ये एक वेन डायग्राम में इस प्रकार से दो चीज़ों का वेन डायग्राम बनाया जा रहा है, ए और बी का। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया तो ये वो चीज़ उस चीज़ को शो कर रहा है जो कि क्या है, कुछ ना कुछ जिस पर हो रहा होगा। यानी कि जैसे कि अगर हम फेल और पास की बात करें, ठीक है, फेल और पास की बात करें तो अगर हम इसे अंदर वाले भाग को अगर हम फेल वाला बताएंगे, इसे फेल, तो बाहर क्या मिलेगा हमें पास वाला, या अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे पास वाला बोलेंगे तो बाहर हमें क्या मिलेगा फेल वाला मिलेगा। ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। जैसे कि सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पूरा 100% होता है। अगर मान लिया कि 60% लोग क्या हो रहे हैं ये पास होने वाले हैं तो फिर 40% लोग क्या होंगे फेल होने वाले होंगे। ये बात कहने का मतलब है, जो कि इन दोनों में नहीं आते, यानी दोनों विषय में जो फेल हुए होंगे वो बाहर आएगा। ठीक है, शायद इसी क्वेश्चन में यही बात कह रहा है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी जो है गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या होते हैं बेटा अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम आप उत्तीर्ण का भी बना सकते हैं, अनुत्तीर्ण का भी बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उत्तीर्ण को आप अंदर रख सकते हैं या अनुत्तीर्ण को आप अंदर रख सकते हैं, मतलब उत्तीर्ण को बाहर रख सकते हैं या अनुत्तीर्ण को बाहर रख सकते हैं, बस इतना काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिएगा इसी बात को अगर हम समझें तो अगर हम कह दें कि सबसे पहले हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या है कि अगर आप गौर करेंगे तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। अगर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है तो हम क्यों ना हम क्या करें कि उत्तीर्ण प्रतिशत मान करके चलें। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है इस बात को हम मान करके चलें। ठीक है, तो देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत हम मान के चलें कि अंदर वाला उत्तीर्ण को शो करेगा। तो अगर कह रहा है 19% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तो जो बचे यानी कि बचे जो 81% विद्यार्थी होंगे वो क्या गणित में उत्तीर्ण होते होंगे। ये बात आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। ठीक है, और कह रहे 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं तो बाकी के जो बचे 90% हैं वो क्या होते होंगे बेटा उत्तीर्ण होते होंगे। ठीक है, तो बाकी के जो बचे 90% विद्यार्थी हैं वो क्या हो रहे हैं उत्तीर्ण हो रहे हैं। हम उत्तीर्ण का डायग्राम बना रहे हैं, Na प्लस NB माइनस क्या होता है बेटा N इंटरसेक्शन B, यानी कि जो दोनों विषय में क्या हो रहे होंगे उत्तीर्ण हो रहे होंगे। यही तो हम लिखते हैं यहाँ पर ना बेटा कि जो दोनों विषय में क्या हो रहे होंगे उत्तीर्ण हो रहे होंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो Na प्लस NB माइनस का Na इंटरसेक्शन B, इससे क्या निकल करके आता है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत निकल करके आएगा जो कि किसी ना किसी या कम से कम एक विषय में तो क्या हुए होंगे पास जरूर हुए होंगे। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है। अगर आप आगे की लाइन पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। आप मुझे बताइए बेटा, अगर कह रहा है 7% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हो जाते हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये फेल वाला डायग्राम, अगर दोनों विषय में 7% क्या हो रहे हैं बेटा अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि उत्तीर्ण वाले से बाहर है कितने 7%, तो फिर उत्तीर्ण कितने होंगे, यानी कि जो कम से कम चाहे एक विषय में उत्तीर्ण हुए हों ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी, क्या 93% होगी 93%। तो बस ये जो है किसके बराबर हो जाएगा बेटा 93%, यानी कि 93% के बराबर हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप 90 अगर आप उधर ले जाना चाहें तो 3 बचेगा, 3 इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 78%, 78% यानी कि 78% जो कि क्या होंगे दोनों विषय में क्या हुए होंगे उत्तीर्ण होंगे, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो कि क्या दोनों विषय में उत्तीर्ण हों वो क्या हो जाएंगे 78%। किसका 78%,
क्या मान करके हम चल रहे हैं? सभी विद्यार्थियों को हम 100 मान के चल रहे हैं, यानी 100%। तो सभी विद्यार्थियों का 78% जो विद्यार्थी होंगे वो क्या होंगे? दोनों विषय में उत्तीर्ण होंगे। आई होप बात आपको समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें। 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड का आप समय लिया करें और ट्राई किया करें क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से ट्राई भी किया होगा। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो शब्दों पर केवल ध्यान देना। कह रहे प्रति 100, इस बात को गौर करिएगा बेटा, प्रति 100 अंक के 3 विषय, प्रति 100 यानी कि तीनों विषय यानी प्रत्येक विषय 100-100 अंकों का है, ये बात आपसे कह रहे हैं। पहले विषय में उसके 60% अंक प्राप्त हुए। तो भाई देखिएगा, प्रत्येक विषय अगर 100-100 अंकों का है, अगर हम आपसे कहें बेटा प्रत्येक विषय 100-100 अंकों का है, पहले विषय में उसे 60% अंक प्राप्त हुए यानी कि 60 अंक प्राप्त हुए। दूसरे विषय में उसे 80% अंक प्राप्त हुए यानी कि 80 अंक प्राप्त हुए। तो आपसे कह रहा है कि तीसरे विषय के अंकों का प्रतिशत क्या रहा यदि कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। इस बात का क्या मतलब है बेटा? कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त, मतलब ये हुआ कि ये टोटल अगर तीनों विषय के अंकों को जोड़ लिया जाए यानी कि कितने? 300, इसका कुल का 70% अंक उसे क्या हुए? प्राप्त हुए, यानी तीनों सब्जेक्ट के अगर मिला करके देखें तो देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 7 21, यानी कि टोटल जो उसे अंक प्राप्त हुए तीनों विषय में वो कितने प्राप्त हुए बेटा? 210, जिसमें कि एक विषय में उसे 60 प्राप्त हुए तो दूसरे विषय में से 80 प्राप्त हुए। तो 8 6 14 यानी कि 140 तो उसे क्या इन दो विषय में प्राप्त हुए, जबकि टोटल उसे प्राप्त हुए कितने बेटा? 210। तो अगर हम कहें 210 में से अगर इन दो विषयों के अंक को घटा दिया जाए तो बाकी जो बचेंगे वो क्या तीसरे विषय के अंक बचेंगे। तो 210 में अगर 140 को घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? 70, यानी कि 70 जो अंक हैं वो किसे? तीसरे विषय में उसे 70 अंक मिले होंगे। भाई तीसरे विषय का भी जो पूर्णांक था वो कितना था? 100 ही था। 100 में से उसे 70 अंक मिले, यानी कि प्रतिशत कितना रहा उसका बेटा? 70%। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि उसके अंकों का जो प्रतिशत रहा वो कितना रहा बेटा? 70%। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो किसी भी तरह इस क्वेश्चन को जा सकते थे, आपने ट्राई कर लिया होगा इस बात को। ठीक है, अब देखिए कई बार अगर इसी बात को थोड़ा सा अगर आप गौर कर पा रहे होंगे कि एक दूसरा तरीका अगर हम देखें, दूसरा तरीका क्या, अगर हम कहें कि औसत से इसे जाना चाहें, औसत से एवरेज से अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहे कि एक विषय में 60% अंक प्राप्त हुए, एक में 80 प्राप्त हुए, लेकिन औसतन अगर देखा जाए, औसतन तीनों विषय में कितने? भाई 70% अंक प्राप्त हुए। इस बात का मतलब क्या हुआ कि औसतन तीनों विषय में 70-70 प्राप्त हुए। ठीक है, अगर हम इसको औसत क्या कर लें, बराबर कर लें। भाई औसतन अगर 70-70 प्राप्त हुए, सभी को अगर हम 70-70 कर लें तो देख लें कि तीसरे विषय में कितने प्राप्त हुए। भाई इसे 60 प्राप्त हुए, इसे 80, अगर ये अपना 10 इसे दे दे तो ये भी कितना बन जाएगा बेटा? 70, ये भी कितना बन जाएगा? 70। अगर सभी का औसत 70 होना है तो तीसरे विषय में भी कितने अंक होने चाहिए? 70 होने चाहिए। तो एवरेज वाले तरीके से अगर आप ऐसे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ओरल तरीके से। औसत में भी अगर आप फार्मूले से जाना चाहें तो फार्मूले से जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ओरल आप जा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप ट्राई करिए। बस क्या कोई क्वेश्चन बेटा आसान लगे तो बस ये है कि थोड़ा सा मुझे अगर लग रहा है कि अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है तो वो मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसमें परेशान मत होइएगा, हम बेस्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, फालतू के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, जिनको कि मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो फालतू क्वेश्चन डिस्कस करने कोई मतलब नहीं बनता है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहे एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार
20 अंकों से क्या हो जाता है बेटा, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितना है, बस एक लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर देना था। कह रहे अगर उसे 220 अंक प्राप्त हो रहे हैं बेटा, समझिएगा, उसे 220 अंक प्राप्त हो रहे हैं, अगर 20 अंक उसे क्या हो जाए और प्राप्त हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाए, क्योंकि 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया है। तो 20 अंक अगर ये और मिल जाते उसे तो वो क्या हो गया होता बेटा, पास हो गया होता। यानी कि पास होने के लिए प्रतिशत के रूप में अगर अंक चाहिए तो कितनी चाहिए बेटा, 40%, ये आपको दिया गया है। तो बस 220 में अगर उसे 20 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और यही तो पास अंकों का प्रतिशत है। वो कह रहे कितना है, 40%, यानी कि 240 किसका मान है बेटा, 40% का। तो आपको 100% का मान बताना है या 100 का मान बताना। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से कट करेंगे 6 आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका जो क्या हो जाएगा बेटा, 600। आई होप बात आपको समझ आई होगी कि ये उत्तीर्ण होने के लिए उसे 40% अंक प्राप्त होना जरूरी है। और यहाँ पर वो अंकों को अगर देखा जाए तो कितने, 220 में से 20 अगर और मिल जाए यानी कितने, 240 हो जाए तो वो पास हो जाएगा। तो ये 240 किसका मान है, 40 का। तो आपको चाहिए किसका मान, 100 का। तो बस इतना कर देना था, ट्राई कर लेना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें सभी लोग। देखिएगा, इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को देख करके देखिए, अभी हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे मिक्सचर, मिश्रण, जिसमें कि हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, एलिगेशन कंसेप्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एलिगेशन कंसेप्ट से अगर किए जाएं तो बहुत ही आसान होता है। तो हम लोग ये प्रयास ये करेंगे कि एलिगेशन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी हम यहाँ पर प्रयास करें। ठीक है, चलिए, एलिगेशन होता क्या है, मोटी मोटी बात इतनी समझें तो ये कि किसी भी एक तरह की चीज में दूसरे तरह की चीज मिलाई जाती है तो उसका एक मिश्रण तैयार हो जाता है। उस पर अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें उनकी क्वांटिटीज का अनुपात मिल जाता है, यानी कि कितनी कितनी मात्रा को मिलाया गया था। यही बात आपसे कह रहा है, लड़के और लड़कियों की बात कर रहा है। तो देखिए, एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं बेटा, 73 है लड़कियों के औसत प्राप्तांक। और जो लड़कों के औसत प्राप्तांक हैं वो कितने हैं बेटा, 71 है, यानी कि 71 है। कह रहे हैं कि यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक, यानी कि दोनों को जब मिला करके, लड़के और लड़कियों को मिला करके देखा गया तो औसत प्राप्तांक कितने थे बेटा, 71.8। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का क्या मिलेगा, अनुपात। जब हम एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाने के लिए हम करते क्या है, बस यहाँ पर इस तरह से हम लिख लेते हैं और बड़े में क्या कर देते हैं, छोटा घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 73 में हमें क्या करना है, 71.8 घटाना है। देखिए, दशमलव वाली चीजों को सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ पर 71.8 लिखा हुआ है तो आप क्या करें, 71.8 ना घटा करके आप सीधे 72 घटा दें, या इस तरह की चीजें आप कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो अब देखिए 73, अगर यहाँ पर क्या 0.2 और होता, 0.2 क्या होता बेटा, और होता तो क्या हो जाता कि ये जो है मतलब 0.2 और होता तो यानी कितना होता है यहाँ पर 72 होता। और हम इसे क्या कर लेते, सॉल्व कैसे सॉल्व कर लेते कि 73 में 72 घटाते कितना बचता, 1 बचता है, लेकिन 0.2 आपने ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.2 ऐड कर देते, यानी कि इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 1.2। इसी प्रकार अगर हम बात करें 71.8 में अगर 71 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0.8। ये बेटा अनुपात में आता है, यानी कि उनका क्या हमें मिलता है, क्वांटिटीज का अनुपात। आप जब दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो आएगा 8:12, या 4 से कट करेंगे 2:4, 2 8 और 4 3 12। यानी कि अगर लड़कियां 2 हैं तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। ये बात कह रहा है, आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताएं तो लड़कियां कितनी है बेटा, 2 हैं। कितने में से, टोटल कुल छात्रों में से, यानी 5 छात्रों में से लड़के और लड़कियों को मिलाकर प्रतिशत आप निकाल दीजिए। 5 से कट करेंगे 5 दूना 10 और 20 दूना क्या हो जाएगा बेटा, 40%। यानी कि लड़कियां कितनी है बेटा, 40%, तो वहां पर लड़कियां होंगी। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इसे भी। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% वृद्धि कर देता है।
तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि अगर जैसे कि किसी व्यक्ति की कोई आय है, तो आय है, अब इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है कुछ खर्च कर रहा है, तो आय में से अगर हम खर्च को क्या कर दें बेटा, घटा दें, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। ये बात तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, बस इसी बात को हम समझ लें। आय हमें नहीं पता है कितनी है, तो हम मान लें कि उस व्यक्ति की आय यानी अरविंद की आय कितनी है, 100। कर इसका 75% वो खर्च कर देता है, तो 100 का 75% यानी कि कितना बेटा, 75 वो खर्च कर देता है। तो फिर बचाएगा कितना बेटा, 25 वो क्या करेगा, बचा लेगा। ठीक है, और कह रहे हैं उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, अब आय में क्या होता है बेटा, 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब आय कितनी हो जाएगी, 120। तो कह रहा है कि वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। ध्यान देना बेटा, इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो बस एक तरह की लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। वो क्या कि यहाँ पर इसी बात को ध्यान देना होता है कि वो अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर रहा है या खर्चे के प्रतिशत में 10% की वृद्धि कर रहा है। दोनों शब्दों में अंतर है बेटा, दोनों वाक्यों में क्या कि खर्चे के प्रतिशत में अगर 10% की वृद्धि कर रहा है या खर्चे में 10% की वृद्धि कर रहा है। आप अगर गौर कर रहे होंगे तो दोनों बातों का अंतर आपको समझ आ रहा होगा। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने खर्चे में 10% की वृद्धि करता है। बेटा पहले खर्च कितना था, 75 रुपए, या 75 रेशियो में हम बात कर रहे हैं। पहले खर्च कितना था, 75, इसमें 10% की वृद्धि करता है, तो 75 का 10% बेटा 7.5 हो जाएगा। तो यानी कि 7.5 यानी 7.5 की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। यानी कि अब खर्चा कितना हो जाता है बेटा, 82.5, यानी 7.5 की क्या कर देता है, वृद्धि। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर 120 रुपए उसकी आय है, अब खर्च 82.5 कर रहा है, तो फिर बचत कितनी होगी, तो बचत आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना, तो 120 में अगर 82.5 आप घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 37.5 आपकी क्या होगी, बचत होगी। तो आपसे कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए बचत पहले कितनी थी बेटा, 25, अब बचत कितनी हो गई है, 37.5। तो कितने की वृद्धि हो गई है, हमें इसी बात को यहाँ पर पता करना है। तो देखिए 25 से कोई चीज 37.5 हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि हुई है वो कितनी की हुई है भाई, 5 या 7 5 12, यानी कि जो वृद्धि हुई है वो कितनी की हुई है बेटा, 12.5 की। यहाँ पर 12.5 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा अगर 12.5 की वृद्धि हुई है, कहां से हुई है, 25 से हुई है। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, 25 चौको क्या 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 0 हासिल आया है, और 4 एकम 4 5, और पॉइंट ये यानी कि कितना हो जाएगा, 50.0 यानी कि कितना बेटा, 50%। सीधे सीधे आपको बात समझ आ रही होगी कि खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी है, 50% की वृद्धि होगी। न्यारी बात समझे। या आप ऐसे देख लेते कि भाई 25 में अगर आप क्या करेंगे, 12.5 जोड़ेंगे तो 37.5 हो जाएगा, 12.5 क्या उसका 50%, तो 50% की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी, नोट कर लीजिएगा प्लीज, इसको भी ट्राई करिए सभी लोग। एक टाइम निर्धारित किया करें, 30 से 40 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। जैसे इस तरह क्वेश्चन है तो आपको बताए गए हैं और आप जानते भी होंगे, तो 5 से 10 सेकंड में इनको कर लें। करें कि खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी कभी इस तरह की वृद्धि वाली क्वेश्चन आ जाए तो एक क्या काम करिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला आप लगा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। x प्लस वाई अपान एक्स वाई अपान क्या 100। ये क्या होता है, नेट प्रतिशत चेंज, यानी कि कुल प्रतिशत परिवर्तन बताता है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको जब हम बेसिक क्लास पढ़ाते हैं तो इन चीजों पर डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या होता है बेटा, 25% की वृद्धि होती है, फिर क्या होता है
20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 25 माइनस 20, माइनस का क्या आएगा यहाँ पर बेटा, 25 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान में क्या आएगा 100। 25 में 20 घटाएंगे 5 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 25 चौको 100 और 4 पंचे क्या हो जाएगा बेटा 20, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर क्या होगा 0%। यानी कि कुल प्रतिशत जो परिवर्तन होगा इस तरह की कंडीशन में वो क्या होगा बेटा 0% का, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगी। यानी कि व्यय में जो इसके कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कोई वृद्धि नहीं होगी। आई होप बात आप समझ आएगी। इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, भिन्न से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह क्वेश्चन का बेस्ट तरीका यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लीज, ट्राई करिए प्लीज। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, इसके कई सारे लोग ट्रिक भी बता देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट ही होता है सारा कुछ। हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। जिन बच्चों ने हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें, तो उनको तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो भी देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर हम एक बेस्ट तरीका समझेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, और बाकी डिटेल से डिस्कशन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे हम लोग। कह रहे किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, अगर मूल्य में क्या किया जा रहा है, कीमत में क्या किया जा रहा है बेटा, कीमत में जो है 21% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। आप मेरी बात समझिएगा, छोटा सा कंसेप्ट है, बस उसको हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने माना कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है 100, कीमत कितनी है 100, और जो उसको उपभोग किया जा रहा है वो खर्च किया जा रहा है, मैंने मान लिया कि x किया जा रहा है, तो खर्चा कितना होगा, क्या 100x होगा। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कीमत को कम कर रहे हैं। कीमत को हमने क्या किया, कम किया या बढ़ा दिया। बढ़ाने से देखिए दोनों बातें यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं। अगर आप बढ़ा रहे हैं तो भी वही बात होगी, कम कर रहे हैं तो भी जो कंसेप्ट है वो यही लगेगा। क्या, जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि 21% की यहाँ पर कमी की गई या वृद्धि की गई। अगर 21% की कमी की गई यानी कि अब कीमत कितनी हो गई बेटा 79। अब यहाँ पर गौर करिएगा बेटा, कीमत कितनी हो गई अब 79, यानी कि कीमत में, वस्तु की कीमत में 21% की क्या की गई, कमी की गई है। यानी कितना हो गया बेटा 79 हो गया, यानी कि 79 हो गया। ठीक, कह रहे कोई व्यक्ति 100 रुपए में, अब 100 रुपए में मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, समझ पा रहे कि खर्चा उतना ही रखना चाह रहा है। पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी वो 100 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है। इसका मतलब वो अभी भी यहाँ पर कितना रखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो बेटा 100x ही हो, यानी कि खर्चा उतना ही रखना चाह रहा है। फिर 100 रुपए में 3 किलोग्राम की अधिक वस्तु क्या करता है, खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है, ये बात आपको बतानी है। तो देखिएगा अब यहाँ पर समझिए, कह रहे वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है। अगर मूल्य को हमने घटाया है, अगर उपभोग जो चीज की जा रही है, यानी जितना उसका प्रयोग किया जा रहा है, अगर वही रखेंगे इसे, तो क्या हमें उतने ही रुपए, उतना ही क्या खर्चा होगा क्या हमारा, नहीं। खर्चा तो हमारा क्या है, अब यहाँ पर खर्चा तो हमें 100x से करना है, लेकिन हमारा खर्चा केवल कितना हो रहा होगा 79x हो रहा होगा। अगर हमें खर्चा उतना ही रखना है तो क्या करना होगा बेटा, उपभोग को बढ़ाना होगा। x से बढ़ा करके यहाँ पर कुछ लिखना होगा, इतना लिखना होगा कि 79 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो जाए 100x हो जाए। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पर देखिएगा एक ऐसा उदाहरण अगर हम लेकर के चलते हैं कि आपको दिक्कत ना होती, चीजें समझ आती होती, तो हम ऐसा करते हैं कि इसे मान लेते हैं 100 और इसे मान लेते हैं हम क्या, मान लीजिए 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000। हम इस पर क्या कर दे रहे हैं, 10 की वृद्धि कर दे रहे हैं, 10% की, तो 110 हो गया, बराबर कितना, इसे हम अभी भी कितना रखना चाह रहे हैं बेटा 1000 रखना चाह रहे हैं। या आप व्युत्क्रम में भी मान सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर क्या कर लें 90% की कमी कर दें, ये 10 कर दें, और यहाँ पर हम रखना क्या चाह रहे हैं 1000। देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मूल्य अगर 100 था, मूल्य अगर क्या था बेटा 100 था, खर्चा हम 10 किलोग्राम कर रहे थे, तो 1000 रुपए हमारे, सॉरी उपभोग हम 10 किलोग्राम कर रहे थे, तो खर्च कितना हो रहा था 1000। अब हमने क्या किया 90% की मूल्य में कमी कर दी, 90% की कमी कर दी, तो मूल्य अब 10 हो गया। ठीक है, खर्च हमें 1000 ही करना है, तो फिर इसे खपत को 10 से क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। बस हम ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिएगा खर्चा उतना ही रहेगा, तो वही कह रहे खर्चे में इतना बढ़ जाता है, यानी कि खपत इतनी बढ़ जाती है,
उतने ही रुपए से अगर मूल्य में कमी कर दी जाए तो खपत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि या उतनी चीज ज्यादा मिलने लगती है, 3 किलोग्राम ज्यादा मिलने लगती है। सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में हुआ क्या कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने मूल्य में 90% की कमी की है, अब देखिए इसे दूसरे शब्दों में समझिए, अगर हमने मूल्य में 90% की कमी की है और जो उपभोग है, यानी कि उपभोग की बात करें, यानी कि जो पहले अगर 10 किलोग्राम हम प्रयोग कर रहे थे, पहले हम 10 किलोग्राम प्रयोग कर रहे थे और अगर अभी भी हम चाहें कि 10 किलोग्राम ही प्रयोग करें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें भी कमी करनी पड़ेगी, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। यानी कि 1000 का अगर हम यहाँ पर सीधी सी बात ये देखें कि 90% की कमी, यानी कि वो कितना हो जाएगा फिर 90%, यानी 900 की कमी, तो बचेगी कितनी, क्या 100, यानी कि 10 में 10 मल्टीप्लाई होकर के तो क्या 100। तो यहाँ पर देखिए हम समझाना बस इतना चाह रहे हैं बेटा कि अगर हम मूल्य में 90% की कमी कर रहे हैं और उपभोग अगर हम उतना ही रखना चाह रहे हैं, अगर पहले हम प्रयोग 10 कर रहे हैं, अभी भी 10 प्रयोग करना चाह रहे हैं, अभी भी 10 प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा में भी 90% की कमी करनी पड़ेगी। तो 1000 का 90% मतलब क्या हुआ बेटा, 900 की कमी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 100। यानी कि अगर प्राइस को हम 90% से कम कर रहे हैं, उपभोग उतना ही रखना चाह रहे हैं, तो खर्चा भी 90% से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बस इतना मैंने देखिए समय दे दिया आपको, इसको हालांकि मैं और डिटेल से डिस्कस कर सकता था, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल इतनी बात आप समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी कीमत में अगर कमी या वृद्धि करे तो आप क्या करें, कुल खर्चे में उतने की क्या कर दिया करें, कमी या वृद्धि कर दिया करें। कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो 100 रुपए भाई मूल्य में 21% की कमी की है, तो कुल खर्चा भी हमारा क्या होगा, 21% से कम होगा। तो बस क्या करें, 100 का 21% निकाल दें। अब 100 का 21% तो आप जानते हैं कितना हो गया बेटा, 21, यानी कि ये 21 रुपए हमारा खर्चा कम लगेगा, यानी 21 रुपए हमारे बचेंगे। इसी 21 रुपए की वजह से क्या हो रहा है बेटा, हम 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं। इसी 21 रुपए की वजह से तो हम 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं। तो फिर चीनी का रेट क्या है, इस 21 रुपए से ये 3 किलोग्राम चीनी मिल रही है, तो रेट क्या है, फिर अब का रेट यानी प्रेजेंट का निकलेगा। इस तरह से करने में बेटा, इस तरह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो प्रेजेंट का रेट निकलेगा, यानी 21/3 यानी कि क्या, 7 रुपए पर केजी चीनी का मूल्य क्या होगा, अब का कम होने के बाद जो रेट है वो क्या होगा, 7 रुपए पर केजी चीनी का रेट होगा। आई होप बात आपको समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज। वीडियो पॉज करके अच्छे से ट्राई किया करें सभी लोग, यही बात मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए, ये बात आपको बतानी कि अंतिम छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो बेटा आपको एक काम करना होता है, या तो फिर आप बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है, या फिर एलिगेशन वाला कंसेप्ट जो है हम लोग देखेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज के बाद, पहले रेशियो पढ़ेंगे, देन एलिगेशन हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। ये 3 में एलिगेशन लगता है। जैसे अभी तक हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि 2 चीजों में एलिगेशन लगाया गया था, 2 ग्रुप्स में, यहाँ पर 3 ग्रुप्स होते हैं, उनमें एलिगेशन लगाना होता है। तो कह रहे कि 50 छात्र हैं टोटल की कक्षा में औसतन 50 छात्रों की कक्षा में हाँ औसतन 70% अंक प्राप्त किए, यानी कि पूरे 50 छात्रों का औसतन अंक देखा जाए तो कितना है बेटा, 70%। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने 80%। तो अंतिम एक छात्र जो उसने कितने, तो इसका तरीका ये होता है कि देखिएगा जो है 25 छात्रों ने जो औसतन अंक प्राप्त किए वो कितने हैं, 60% अंक प्राप्त किए, और जो 24 छात्र हैं इन्होंने औसतन अंक कितने प्राप्त किए, 80, और जो बचा एक छात्र है वो कह रहे हैं उसने औसतन कितने अंक प्राप्त किए, यही बात आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर 25, 24 और 1 यानी 50 छात्रों का जो औसत है, यानी कि औसतन अगर सभी ने अंक प्राप्त किए वो कितने, 70, ये एलिगेशन लगाने का क्या होता है, तरीका होता है। इसको सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको ऐड करके क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमें ये बीच वाला टर्म मिल जाता है। ये बात आपको एलिगेशन वाले चैप्टर में खूब अच्छे समझाई जाएगी।
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व कर लीजिए। 60 मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 25 प्लस 80 मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा बेटा 24 प्लस x मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा 1। इसे पूरे से भाग देंगे कितना, टोटल संख्या कितनी 50, तो बराबर किसके हो जाएगी 70। हमें बीच वाली ये संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग तो चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि एक काम, ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 छक्का यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 और प्लस ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौको 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 160 और 132 यानी कितना हो जाएगा 192 और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा x। अब यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गलती कर दी मैंने, हालांकि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था और इतनी बड़ी गलती हो गई कि यहाँ पर देखिए इसे आप सॉल्व कर लें या 1920 ही ले लें, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं कट, इन्हीं दोनों टर्म में मैंने कट किया। ये प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा 7 गुना 35 यानी कि कितना आ जाएगा 3500। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ लीजिए, कितना 15 15 30 और ये कितना 420 और यानी कि 3420। तो x बराबर कितना आएगा बेटा 3500 माइनस कितना 3400 क्या बेटा 20 आएगा। और x बराबर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3500 में 3420 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा 80, यानी कि इस एक छात्र का जो औसत है वो कितना है x बराबर कितना बेटा 80%। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप बातें आपको समझ आई होंगी, आपने अच्छे से ट्राई किया होगा। आज की क्लास का ये अंतिम सवाल था, तो आप लोगों ने अच्छे से ट्राई कर लिया होगा, सारी चीज़ें देख ली होंगी। प्रत्येक वीडियो में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 10-10 क्वेश्चन ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे से डिस्कशन करें हम लोग और बेहतर बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकें, यही प्रयास रहेगा हमारा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हालांकि ये मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने जो शुभचिंतक हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।